नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर लखनदर हत्याकांड का आरोपी पेशी से लौटते वक्त फरार हो गया। आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम का गठन किया है। एसपी ने कोर्ट सुरक्षा प्रभारी को निलंबित कर दिया, साथ ही इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया है। लॉकअप ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। सभासद सपा नेता की 1 फरवरी 2021 को बाला लखंद की हत्या करने का आरोपी जयदीप प्रकाश गायकवाड़ पेशी से लौटते वक्त दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस दीवानी कोर्ट के आसपास इलाकों में जफराबाद रेलवे और बस स्टेशन के आसपास फरार मुलजिम की तलाश में जुटी हुई है। पेशी पर लाए गए एक मुलजिम जिसका नाम जयप्रकाश गायकवाड़ पुत्र श्री प्रकाश गायकवाड़ निवासी कोमीवाड़ी पाटिल बस्ती डिस्ट्रिक्ट सोलापुर महाराष्ट्र। यह थाना जीआरपी पर पंजीकृत अभियोग संख्या 6/21 का मुलजिम था, जिसको पेशी के उपरांत लॉकअप की तरफ लाया जा रहा था। वहीं मौके का और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर यह फरार हो गया। इसकी छानबीन और खोजबीन में पुलिस की कई टीमें तत्काल लगा दी गई थी। लखनऊ में सरोजनी नगर में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली अर्चना और उसके प्रेमी सूरज को गिरफ्तार किया। लूटे गए जेवरात और मोबाइल फोन बरामद किए। आरोपी सूरज ने गमछे से गला घोंटकर बुजुर्ग महिला की हत्या की थी। ऑनलाइन गेमिंग में काफी रकम गंवाने पर सूरज ने महिला से लूट हत्या की प्लानिंग बनाई। खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी ने 25,000 रुपए का इनाम दिया। इधर जालौन में मासूम से रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। साल 2023 की बात है, जब हरेंद्र नाम के एक शख्स ने 6 साल की मासूम से दरिंदगी की थी। ये घटना दिनांक 27/8/2023 की रात्रि 11 बजे की है। ये माधोगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की अंतर्गत की घटना है। बादनी मुकदमा ने जो तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर उसकी 6 वर्षीय पुत्री को उसके गांव का ही अभियुक्त हरेंद्र सिंह रात को उठा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वो लूलुहान हो गई। इसके बाद तुरंत दूसरे दिन सवेरे FIR पंजीकृत होती है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को भी घटनास्थल के घटना के बाद तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। इधर आगरा में एतमादौला स्मारक में गिरकर एक विदेशी महिला पर्यटक जख्मी हो गई। महिला सैलानी के पैर में चोट आई है। बारिश की वजह से संगमरमर के पत्थर चिकने हो गए थे और यहां महिला का पैर फिसल गया, वो गिर गई। पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास बनाने वाले निशानेबाज मनु भाकर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मनु भाकर के कोच जसपाल राणा और उनकी फैमिली के मेंबर भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और उनके फैमिली मेंबर्स को मिठाई खिलाई, उनका स्वागत किया और मनु भाकर को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। इस बार ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करने वाली भारतीय हॉकी टीम में गाजीपुर के रहने वाले राजकुमार पाल भी शामिल हैं। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक हासिल करने के बाद राजकुमार पाल के पैतृक गांव गाजीपुर में उनके परिजनों ने खुशी मनाई है। खुशी का माहौल देखने को मिला। छोटी सी उम्र में ही हॉकी फील्ड में राजकुमार ने महारत हासिल कर ली थी। आगे चलकर वो नेशनल टीम के लिए चुने गए। गाजीपुर के इस खिलाड़ी को लक्ष्मण पुरस्कार से सरकार सम्मानित कर चुकी है। जी बोल रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे कि भैया हमने जो जिसके लिए हमने आया था एक मेडल हमने मतलब अपना जीत लिया है। 8 साल की उम्र से हॉकी का जो सफ़र उन्होंने शुरू किया, आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। क्या कहना चाहेंगे हॉकी प्लेयरों के लिए, क्योंकि आप खुद भी हॉकी प्लेयर हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अचीवमेंट है अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओलंपिक खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है हमारे हॉकी के लिए। बहुत अच्छा महसूस हुआ, खुशी की ठिकाना नहीं, बड़ी हमके बहुत खुशी भई, पूरा देश से खुशी भई कि इंडिया जीत गई। यह सब पर गांव का
पूरा भारत का नाम रोशन किया। राजकुमार पाल का टीम से सहयोग पाए के पूरा सबके खुशी भाई। अनुशासन तो अनुशासन प्रिय रहा है, वो शुरू से ही रहा है और डिसिप्लिन में रहा है और बोलता कम था। मैं जितना कहता था उतना ही करता था और उससे बेसी करने की बहुत प्रयास नहीं करता था। लेकिन उसकी जो स्किल थी, जो आज स्किल वो देख रहे हैं आप, वो बचपन से ही उसके पास थी। आज नई स्किल उसके पास नहीं पैदा हुई है, बचपन से स्किल थी और डाज मारने का उसका बहुत मन था। मैं उसको डेली डांटता था कि बेटा इतना डाज नहीं मारते हैं, कम डाज मार को, लेकिन मानता नहीं था, डाज मारता ही मारता। कुमार पाल जब स्टेडियम में आया तो केवल 8 वर्ष की आयु में वो थे और इनके दोनों बड़े भाई जोखन पाल जो अभी आर्मी सिग्नल में नौकरी कर रहे हैं और राजू पाल जो रेलवेज में हैं, ये दोनों लोग ऑलरेडी यहाँ से खेल चुके थे और राजकुमार पाल 8 वर्ष की आयु में आए। राजकुमार एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी थे, उनको उनके डिसिप्लिन के लिए, उनकी पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता था। वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मचे घमासान के बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी में वक्फ की संपत्तियों का सच क्या है। यूपी में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, वक्फ के पुराने नियमों से क्या परेशानी आ रही है और नया कानून आने से क्या लाभ होगा। सबसे पहले देखिए यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के रियलिटी चेक का ये रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड पर कानूनी शिकंजा पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार वक्फ से जुड़े बिल को संसद से पास करने और उसे कानूनी अमली जामा पहनाने में कामयाब रहती है तो सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। यूपी वक्फ बोर्ड के पास करीब 2,25,000 संपत्ति है, जिसमें यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,10,239 संपत्तियां हैं। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड की 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,275 वक्फ हैं, जिसके तहत 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियां मुरादाबाद में हैं, तो शिया वक्फ बोर्ड के पास लखनऊ में सबसे अधिक संपत्ति है। सबसे पहले बताते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्तियां कौन कौन सी हैं। टीले वाली मस्जिद लखनऊ, जामा महल मकबरा लखनऊ, नादान महल मकबरा लखनऊ, शाही अटाला मस्जिद जौनपुर, दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, धरहरा मस्जिद वाराणसी। उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी जगहों पर जो भी वक्फ की संपत्तियां मौजूदा समय में हैं, उसमें से 80% संपत्तियां आजादी से पहले की हैं। साल 1947 के बाद जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया, उस समय मुसलमानों ने काफी संपत्ति वक्फ कर दी। इसके बाद मस्जिद और इमाम बाड़े के लिए संपत्तियां वक्फ होती रही हैं। अब आपको बताते हैं यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ, इमाम बाड़ा किलाए मुल्ला रामपुर, मकबरा जनाबे आलिया रामपुर, इमाम बाड़ा खास बाग रामपुर, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद, दरगाह आलिया नजफ ए हिंद बिजनौर, मजार शहीद सालिस आगरा। इसके अलावा बात करें तो यूपी में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, तो उससे जुड़े ढेरों विवाद भी हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ से संबंधित 26 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच में हैं, तो 71 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 308 मामले लंबित हैं। इनमें ज्यादातर मामले कब्जे को लेकर है। मोदी सरकार के इस बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश में सिया और सुन्नी दोनों ही वक्फ की संपत्तियों पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे यूपी में वक्फ की संपत्तियों की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको हर जिले का आंकड़ा बताते हैं कि कहां वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति है, कहां संपत्तियों का बंदरबाट हो रहा है और कहां वक्फ के लचर नियमों की वजह से लोग परेशान हैं। देखिए गोरखपुर और अयोध्या का रियलिटी चेक।
वक्फ बोर्ड की संपत्तियां यूपी के लगभग हर जिले में है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा मुरादाबाद और शिया वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा लखनऊ में संपत्ति है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मुरादाबाद में 10,386, सहारनपुर में 9,812, आगरा में 8,436, मेरठ में 8,215, बाराबंकी में 8,228 संपत्तियां हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की लखनऊ में 3,603, मुजफ्फरनगर में 1,260, फर्रुखाबाद में 1,203, जौनपुर में 1,156, गाजीपुर में 962 संपत्तियां हैं। अब बात गोरखपुर की करते हैं, जहां वक्फ की कुल 1,446 संपत्तियां हैं, जिसमें 1,444 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, जबकि 2 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड की है। लेकिन गोरखपुर में वक्फ की संपत्ति का बंदर बाट सामने आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा अलल औलाद वक्फ सवालों के घेरे में है। कायदा वक्फ बोर्ड के जो है संज्ञान में होता है, और वक्फ बोर्ड हर ज़िले के लिए एक इंस्पेक्टर नियुक्त करता है, एक ऑडिटर नियुक्त करता है, जो सालाना आते हैं, रसीद काटते हैं, और सब कुछ संज्ञान में होता है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टियों पे जो निर्माण होता है वो अनुमति लेके किया जाता है, लेकिन अनुमति में वो कितने की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कितना किराया है, ये सब गोलमोल होता है। वक्फ के जानकारों का कहना है कि बोर्ड और मुतल्लिबी मिलकर वक्फ की संपत्तियों में जमकर बंदरबांट करते हैं। अधिकतर कमर्शियल जगहों पर वक्फ की दुकानें हैं, जिनका किराया कई हजार रुपए होते हैं, लेकिन वो वक्फ के कागजों में कुछ रुपए का ही शो किया जाता है। इस वक्त मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, ये भी वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति है, और इसमें मदरसा चल रहा है, एक स्कूल चल रहा है, नीचे कमर्शियल उपयोग के लिए दुकानें चल रही हैं, और इसके जो कमर्शियल उपयोग हो रहा है, इसका जो पैसा जाता है वो मुतवल्ली के पास जाता है, और मुतवल्ली ये तय करता है कि जो है किस तरीके से इसको खर्चा किया जाए। में अलल औलाद के जो वक्फ हैं, इस तरीके की ज़मीनें अधिक हैं, और यहाँ पे भी लंबा बंदरबाट है, जहाँ पे लाखों रुपए आना चाहिए किराया, वहाँ पे जो किराया है वो मामूली सा आता है। अब बात अयोध्या की करते हैं, जो कभी फैजाबाद हुआ करती थी। कभी नवाबों की राजधानी रही अयोध्या में वक्फ की जमीनों की भरमार रही है। जिले में शिया सुन्नी मिलाकर करीब 1503 वक्फ हैं। वक्फ की जमीनों के विवाद की बात करें तो फैजाबाद में सैकड़ों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर अवैध रूप से कब्जे भी हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य की मांग है कि नगर निगम की तर्ज पर वक्फ को बनाया जाए, ताकि वक्फ की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को छुड़ाया जाए और उसकी देखरेख भी हो सके। कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 54, जिसमें इंक्रोचमेंट के बारे में काफ़ी प्राविधान हैं, लेकिन कुछ अधिकार वक्फ बोर्ड को कम दिए गए हैं। मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहूँगा कि धारा 54 में कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करें, जैसे विकास प्राधिकरण और नगर निगम को जो अधिकार प्राप्त हैं, वो अधिकार वक्फ बोर्ड को भी मिलना चाहिए, ताकि वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उनको संभाला जा सके। उससे काफ़ी इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियों पर हो रहे विवाद से मुस्लिम भी परेशान हैं। वक्फ की संपत्तियों की बंदरबाट पर कानूनी शिकंजे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब यूपी के बाकी जिलों की बात करते हैं। आगरा के सबसे बड़े कब्रिस्तान माने जाने वाले पंचकुइया कब्रिस्तान पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया जा रहा है, तो मेरठ में वक्फ की संपत्ति का बंदरबाट हो रहा है। मऊ में सरकारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया और मस्जिद बना दिया, तो आजमगढ़ में करोड़ों की जमीन का विवाद चल रहा है। ऐसे में संशोधन से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद से लोगों में वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा खाली कराने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। आगरा में भी वक्फ की कई बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आगरा का पंचकुइया कब्रिस्तान सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अधीन आता है और इसी कब्रिस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई लोगों ने कब्जा करके पक्के मकान बनवा लिए हैं।
आगरा के पचकुइयां कब्रिस्तान की 4 खसरा नंबर की जो जमीन है वहां पर भी कई सालों से कब्जा किया गया है। आगरा का पचकुइयां कब्रिस्तान है, यहाँ पर एक तरफ आपको कब्र दिखाई देगी तो दूसरी तरफ बड़े बड़े पक्के मकान नजर आएंगे। ये वो मकान हैं जो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। मामले में 2022 में जिलाधिकारी से शिकायत भी की गई, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अवैध कब्जा प्रशासन और वक्फ बोर्ड खाली नहीं करवा पाया। गोरकन समाज ने 420 धोखाधड़ी से पुराने वक्त में जो है जहां इनको रहने के लिए जगह दी गई थी उनको अपने रेवेन्यू के अंदर अपने नाम चढ़वा लिए थे, जिस पर जो है पहले भी कार्रवाई हुई है और तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है दीवानी से केस ट्रांसफ़र हुआ था, उसमें उन्होंने इनकी खतौनी को खारिज कर दिया था और उसको वक्की और निजुल की जगह घोषित किया था। जांच के बाद में ये कहा गया था इन सभी संदिग्ध लोगों को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को भी शामिल किया गया था। सारी जांचें हुई थी, नोटिस जारी किए थे, लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था तो कब्रिस्तान के ऊपर नोटिस चस्पा किए थे, इनको हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जांचें हुई, जांचों के बावजूद भी इनको यहाँ से हटाया नहीं गया। बात मेरठ की करें तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मेरठ को पहचान दिलाने वाली नादिर अली बैंड कंपनी इसी वक्त के लचर कानून की भेंट चढ़ गई। नादिर अली कंपनी की हजारों करोड़ों की संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी गई। आरोप है कि अरबों की संपत्ति को झूठे परमिशन पर बेच दिया गया और करोड़ों की संपत्ति महज 100 से 500 रुपए किराया दिखाकर बंदरबाट कर दी गई। हमारे साथ फरहत खान है जो इसार खान की औलाद है। ये बताएं फरहत साहब, क्या विवाद है और कैसे ये कंपनी खत्म हो गई और क्या विवाद चल रहा है इस वक्त में? बात यह है कि जो मुतवल्ली हैं इसमें मिसयूज है उनका, वो गलत खुर्द-बुर्द करके प्रॉपर्टी को, पहले जो मुतवल्ली थे वो भी इसी तरह कर रहे थे और जो आज मुतवल्ली बने हुए हैं वो भी इसी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। मेरे जो इसमें जो अमेंडमेंट कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, मैं उनको सलूट करता हूँ कि ऐसे इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मऊ में तमसा नदी के किनारे सरकारी जमीन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा कर अपना ऑफिस बना रखा है और बोर्ड लगाकर उसे मस्जिद बना दिया है कि अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से मकान बना दिया गया है, जहां 3 मंजिला मकान बनाई गई है और इसका बेसमेंट भी बनाया गया है, जहां आरोप यह भी है कि सरकारी ज़मीन सिंचाई विभाग और तमसा नदी के भूमि पर यह अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसकी शिकायत आज जिला अधिकारी मऊ से की गई है और पूरे मामले में जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा था कि अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद पर यह बनाकर कब्जा किया गया है। मामले की जिला अधिकारी से शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी गई है। पहले भी कई बार अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ, जिसमें 95 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटा। वक्फ बोर्ड के नाम पर लगभग मऊ में कई जगह जमीन जो है कब्जा करके दुकान बनाया गया है और उसको दिया गया है कि ये जो जलसाजी करके और वक्फ बोर्ड के नाम पर इसने किया है, घृत इसकी जाँच कराकर उसको तोड़वाकर और जो बंधा है ग्रीनलैंड के भूमि पे बनाया उसको तोड़वाकर और खाली कराकर और तमसा नदी के जीवन की रक्षा की जाए। निर्माण करके अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उनके द्वारा नोटिस जारी 95 लोगों को नोटिस जारी की गई थी और उन 95 लोगों पर कार्रवाई का प्रारंभ किया गया। अब बात आजमगढ़ जिले की करते हैं, जहां मेहनगर तहसील के मुजफ्फरपुर गांव में हाईवे में आई वक्फ संपत्ति का न सिर्फ करोड़ों रुपए का भुगतान गलत तरीके से करा लिया गया, बल्कि जमीन पर अवैध कब्जा कर पेट्रोल पंप भी खोल दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो रिकवरी के आदेश दिए गए। फैजान अहमद, हारिस अली कदर सब फर्जी करा के 4 लाइन का पैसा 4 करोड़ निकाल लिए हैं। हमारा हर जगह से आर्डर मिला, इलाहाबाद से मिला है, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से मिला है, हर जगह से आर्डर हमको मिला है। जोतिए बोइए खाइए डीएम का भी आर्डर मिला है, मगर कुछ कार्रवाई नहीं आगे हो रही है। कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियों को लेकर कई विवाद भी यूपी में देखे जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार जो संशोधन लेकर आ रही है, उससे लोगों को उम्मीद है कि विवादें खत्म होंगी और अवैध कब्जे हट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर प्रयागराज में भी ज्यादातर वक्फ की संपत्तियां अवैध कब्जे वाली हैं।
त्रिपोलिया बताशा मंडी में शिया वक्फ बोर्ड का इमामबाड़ा गुलाम हैदर करीब 200 साल पुराना है। इस इमामबाड़े पर भी भूमाफियाओं की नजर लग गई थी। माफिया अतीक अहमद ने तब साठ गांठ कर 4 मंजिला इमारत इस वक्फ की जमीन पर खड़ी कर दी थी। में भी 3000 से ज्यादा वक्फ की बोर्ड की संपत्तियां हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बताशा मंडी में बहादुरगंज में, जहां पर इमामबाड़ा गुलाम हैदर है। ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। त्रिपोलिया बताशा मंडी बहादुरगंज का ये इमामबाड़ा है। ये इमामबाड़ा भी विवादों में रहा है। हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भी पहले कब्जा रहा है और इसको तोड़कर यहाँ पर तमाम दुकानें बनाई गई थी। 4 मंजिला यहाँ पर इमारत खड़ी कर दी गई थी और यहाँ पर 64 दुकानें बना दी गई थी। इस मामले में सीबीआई जांच तक हो चुकी है और उसके बाद इसको डिमोलिश किया गया। यहाँ पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 3180 और शिया वक्फ बोर्ड की 258 और कुल मिलाकर 3438 संपत्तियां हैं, जिनकी जो कीमत है वो मान सकते हैं कि 1.5 से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जो केंद्र की सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल लेकर आई है, जब ये कानून बन जाएगा तो तमाम जो वक्फ की संपत्तियां हैं उससे जरूर अवैध कब्जे हटेंगे, इंक्रोचमेंट हटेगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इधर आगरा में जंगल में एक लड़के का शव मिला है। अनुमान है कि लड़के की पहले गला घोंटकर हत्या की गई, फिर शव जंगल में फेंक दिया गया। मामला पारोली सिकरवार गांव का है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। आजमगढ़ में लड़के की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक के चाचा रामचंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मामला महाराजगंज के थाना क्षेत्र का है। बीते 6 अगस्त को प्रभात मिश्रा का शव उसके घर के पास मिला था। प्रॉपर्टी के विवाद में चाचा ने ही भतीजे की हत्या की थी। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था। और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपये, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। बलिया में एक परिवार आंखों की अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित है। 8 सदस्यों वाले इस परिवार में 4 को दिन में दिखाई नहीं देता, तो वहीं 2 सदस्यों को शाम ढलते ही दिखने में दिक्कत होने लगती है। पीड़ितों ने कई जगह इलाज भी करवाया, लेकिन समस्या जस की तस है। गांव का नाम टकरसन है, जो बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक में पड़ता है। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। धान मजूरी करेलन कितना दिन से बचपने से अंधा बन जा। अच्छा, तो कैसे तुम लोग के खर्चा वर्चा चल रहा? वही तरह कोई भैया बहनी ले जला हम ध के ले आवेला, तो वही तरह धर्म कर्म चलेला। इधर प्रतापगढ़ में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर 2 साल की और जेल होगी। साल 2016 में आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था। उस समय पीड़िता 10 साल की थी। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।